जय हिंद एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये हमारा आईएएस पीसीएस वाला करंट अफेयर्स एनालिसिस होगा। इसमें हम नियर अबाउट 10 टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें जीएस पेपर 1 से लेके 2, 3 सारे टॉपिक है। प्रीलिम्स मेंस पर्सपेक्टिव सारे आएंगे। अब कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो रिपीट है, तो रिकैप करेंगे क्योंकि हमारा एम ही यही होता है कि हम उसको रोट लर्निंग नहीं करें, मल्टीपल रिवीजन करें, समझते रहें हमेशा एंड हमेशा, कि एग्जाम में अपने आप स्ट्राइक करेगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ा उसको रोट लर्निंग किया उसके बाद छोड़ दिया। जितनी बार न्यूज में आएगा अगर लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आज हमने फिर से फॉरेस्ट एक्ट उठाया है, थोड़ा सा रिवीजन होगा। दिस इज द नेचुरल वे ऑफ द स्टडी। ओके, तो नेचुरली हम लोग पढ़ेंगे अगेन एंड अगेन। न्यूज पेपर का तो यही वैल्यू होता है ना कि यू स्टडी मेनी ए टाइम्स और नेचुरल रूप से वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे वो गवर्नमेंट ने 11 साल बाद अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे रिलीज किया है। दिस इज कॉन्ग्रेचुलेशन टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अभी भी कॉस्ट जो हमारा सेंसस है डेटा 2011 के बाद 14 साल हो गए, नहीं हुआ। 10 साल में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ। तो गुड, देखते हैं कि हमारा क्या डेटा है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी दिस पटनायक, जो नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा उड़ीसा के हैं, उन्होंने अभी काफ़ी अच्छा मूव लाया है। उनसे थोड़े से ट्राइबल नाराज थे क्योंकि उन्होंने लैंड ट्रांसफर पॉलिसी थोड़ा सा ढील दे दी थी और उसके लिए फिर इन्होंने बोला है कि नहीं नहीं, अभी हम वी विल ब्रिंग द मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको देंगे। फिर लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए देंगे। तो ये सब बोला जा रहा है कि ये इनका पोल, जो अभी इलेक्शन आने वाला है तो पोल सॉप होगा। तो ये हम ट्राइबल के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 1 सोसाइटी में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अगेन द तेलंगाना में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका जो मेडाराम जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल है उसको डिस्कस करेंगे। फिर से रिवीजन है लेकिन आज थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देंगे, देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी पिक्चर्स पिक्चर्स दे रखे हैं। देन वी विल स्टडी फॉरेस्ट एक्ट जो हमें गवर्नमेंट ने चेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरिम ऑर्डर दिया है, अभी ये हियरिंग के प्रोसेस में है। अभी इंड जो फाइनल ऑर्डर है वो नहीं आया है, तो फिर भी देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव था। गवर्नमेंट भी तो अपना जस्टिफाई करता है ना, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है। ठीक है। देन वी विल स्टडी द यूक्रेन वॉर चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होता रहा है कि रसिया पहले वेस्ट में मूव कर रहा था, एक ही झटके में अब चाइना की तरफ आ गया। जैसे अभी हमने देखा था कि अभी हमास का जो इश्यू था, वो हमास क्या फिलिस्तीन का इश्यू था, गायब हो गया था। हमास अटैक किया, उसके बाद फिलिस्तीन का इश्यू आ गया। ऐसे हमने देखा है कि रशिया का शिफ्ट जो वेस्ट की तरफ से था डायरेक्ट चाइना की तरफ से आ गया। चाइना को बहुत मजा आया है, तो ये हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। देन वी विल स्टडी ग्लोबल स्टैंड ऑन द इजराइल वॉर। यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि साउथ अब यूनाइटेड दिख रहा है और सारे जो साउथ के कंट्रीज हैं वो इजराइल के अगेंस्ट में जा रहे हैं। इंडिया का स्टैंड देखते हैं कि क्या है, कैसे बैलेंस करने की कोशिश करता है, क्या इम्पैक्ट है, देखते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे हम लोग, कैसे होता है, क्यों होता है। ओके, आफ्टर दैट अभी अमृत ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया केरला में एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए। रूल H1 जो इंडियन गवर्नमेंट का था उसको भी देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये होगा। आफ्टर दैट हीमोफीलिया जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यूअस ब्लड इज ब्लीडिंग होता है इन द ह्यूमन और द एनिमल, वो देखते हैं। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड इन द लास्ट यूएई एग्जिट फ्रॉम द एफटीए ग्रे लिस्ट स्पार्क द सोर्स ऑफ एफपीआई फ्लो इनटू द इंडियन एनबीएफसी। तो ये देखते हैं इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से लास्ट में। इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे बीच बीच में। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और हम उसका डिस्कशन जो होगा फ्यूरियस 5 में उसको एक क्विक डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है ना, अभी हम उसका आंसर नहीं बढ़ाएंगे, अभी आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द फ्रंट पेज। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल डिस्क्लोज की कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे फाइंडिंग आफ्टर 11 ईयर। एक तरीके से अचीवमेंट ही है, 11 ईयर्स के बाद हमने डिस्क्लोज तो किया। ज़्यादा इसका आपको मुख्य रूप से जो याद रखना है वो याद रखना है कि ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है वो हर 5 साल पे निकालता है। ओके, तो यहाँ पे 11 साल बाद, क्योंकि इन्होंने बोला कि 2017-18 में जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने किया था, हमने सर्वे किया था लेकिन उसका डेटा क्वालिटी
हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने नहीं किया था। और क्या पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, उस समय डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, उसी समय जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। रिजल्ट क्या था, इसलिए डेटा नहीं अच्छा दिखा कि क्या था। अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। अभी जो है हमने देखा कि कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है द शेयर ऑफ द फूड इनटू द ओवरऑल इनकम। तो ये अच्छी बात होती है। जैसे अगर आपका फूड का शेयर है, जैसे अभी भी 46% है रूरल के लिए, और अर्बन के लिए 39% है, और कंटिन्यूअसली गिर रहा है। देखिए पहले 59% था, फिर 53% हुआ, 6% डिक्रीज हुआ है 5 सालों में। फिर उसके बाद 3% डिक्रीज हुआ, फिर 3% डिक्रीज हुआ। नहीं यहाँ पे, हाँ यस 4% है यहाँ पे, यहाँ पे यस 3% है, नियर अबाउट 3.5। और यहाँ पे फिर देखते हैं 6% के आसपास है। तो ये 11 सालों में है, ये 3 3 सालों में है। सबसे अच्छा डिक्रीज यहाँ पे था सिर्फ 5 साल में, नियर अबाउट 59 से 53 पे आए हैं। तो नियर अबाउट 6% का तो डिफरेंस है, तो काफ़ी अच्छा है। तो क्यों होता है, क्यों माना जाता है कि अच्छा? क्योंकि आप जनरली देखेंगे कि अगर आपका पूरा इनकम है 100 रुपीज है, 100 रुपए आप कमा रहे हैं, और 50 रुपए अगर आप सिर्फ फूड में दे रहे हैं खाने पे, तो बाकी चीज़ों के लिए तो आपके पास बहुत कम मिला ना बचा। जैसे कि अब बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे क्लोथिंग, फुटवियर हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन हो गया, फिर आपका हेल्थ हो गया, और सब चीज़ें हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, तो ये 50 चीजें होती हैं। जब आप 50 रुपीज जहाँ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे बहुत कम होगा ना। 5 रुपए आप एजुकेशन पे कर रहे हैं, 10 रुपए हेल्प कर रहे हैं, तो कैसे रहेगा? तो ग्रोथ होने के चांस कम हो जाते हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा जो इनकम का एक्सपेंडिचर फूड पे होना चाहिए 10 to 15% होना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और अगर इनकम बढ़ता है तो ये फूड का तो कांस्टेंट होता है, आपको राइस ये सब पल्स, आपको एग्स, चिकन्स जो भी है ये खाना है, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक तरीके से वो हो जाता है, एक लिमिट में आ जाता है। यहाँ के खर्चे बढ़ जाते हैं। आपको देखिएगा जितना हायर इनकम होता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे तो एजुकेशन में लगाते हैं, तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आता है उसका ग्रोथ रेट जो होता है वो हायर होने लगता है एज कम्पेयर टू द दोज हु हैव द हाई स्पेंडिंग ऑन द फूड। अब गरीब आदमी है, 300 रुपये कमा रहा है पूरे दिन का, 300 रुपये में वो आया, भले गवर्नमेंट उसको चावल दे रही है, आटा दे रही है, लेकिन उसके बाद गेहूं दे रही है ना, चावल दे रही है, फिर उसके बाद भी दाल बनाना होता है, दाल में हल्दी पड़ती है, सब्जी बनाना होता है उसमें मसाले पड़ते हैं, मसाले तो नहीं मिलते ना। चाय चाय बनाने में चाय पत्ती दूध लाना पड़ता है। कहीं ना कहीं फूड एक्सपेंडिचर में सब कुछ देने के बाद भी अगर 300 रुपये का वो गरीब आदमी कमा रहा है तो 100 150 तो जाता ही है, 50% तो ऐसे ही है। अब उसके पास 100 150 बचा, उसमें तो और उसको आने जाने का किराया हुआ, ओके, ट्रांसपोर्टेशन इसमें और जोड़ लीजिए, फिर उसके कपड़े होते हैं डेली बेसिस पे, और भी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। अब दवाई हो गई, तबीयत खराब हो गया किसी फैमिली मेंबर का, लॉट ऑफ मनी गोज ऑन दैट। तो सेविंग कुछ बचता नहीं है, एजुकेशन पे कुछ बचता नहीं है कि कॉपी किताब दे, ट्यूशन फी दे, या उसको अलग से कुछ हॉस्टल की फैसिलिटी दिलवाए, या अच्छा कोई कोर्स करवा दे, नथिंग। और ऐसे कंडीशन में आदमी कमाता है, जीता है, और जब कभी भी हेल्थ वेल्थ की इश्यू होती है, पोवर्टी में जाता है, कर्ज वर्ज लेके, वो मतलब उसकी अगेन नीचे आ जाता है। पोवर्टी साइकिल, यही है पोवर्टी साइकिल। तो ये रिड्यूस होना चाहिए, और कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, ये अच्छी बात है। 59% 2000 में था, 46% 2024 में आया, तो नियर अबाउट 13% तो कम हुआ है। 13% ठीक है, ज़्यादा स्पीड से होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट का क्लेम है उस हिसाब से तो काफ़ी तेज होनी चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट दैट मच। और ये जो होता है एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, और ये हमने देखा है कि जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ा है, शेयर घटा है, लेकिन जैसे 2000 में जो हमारे खर्च होते थे 2000, तो 2024 में तो 2000 रहेंगे नहीं। अब लोग महंगाई बढ़ गई तो एटलीस्ट 2 गुना होना चाहिए, लेकिन 2 गुना तो नहीं, यहाँ पे 35% अब बढ़ा है, फिर यहाँ पे 40% बढ़ा है फॉर द रूरल एंड द अर्बन एरिया। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कौन सी मिनिस्ट्री है इसको डेटा कलेक्ट करवाती है, आपको तो पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके, तो मोस्पाई भी इसको कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस मिनिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो अभी आप देख रहे हैं,
ये एक जगह ट्रैक्टर एंड ट्रॉली जो वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, उसमें चला गया। डेथ हो गया 22 पीपल का। ये जगह का नाम है कासगंज। ये है कासगंज। यहाँ पे हाथरस है, मैनपुरी है, सैफई, एटा, बदायूं, बरेली। दिस इज बरेली एंड दिस इज इन द वेस्टर्न यूपी। ये गाजियाबाद, अलीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया। और इधर हो गया ईस्टर्न यूपी, जो गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर यहाँ पे है। दिस इज द कुशीनगर। ओके, देवरिया। सो दिस इज नेपाल इधर आ गया। बस मैं ऐसे शो कर रहा हूँ कि यू शुड नो दिस लोकेशंस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम कवर करेंगे, ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि दिल्ली में ये फूल लगाने के लिए एक साल में अभी सिर्फ इस फूल पे कितना खर्चा कर दिया इन लोगों ने, 87 लाख रुपए। और जो बजट है साज सजावट की कि हॉर्टिकल्चर का 120 करोड़ का बजट है। कहीं कहीं गांव में अभी एक ब्रिज बनाना हो, 50 लाख रुपए का ब्रिज बनाना है, लोग वहां पे नहीं बन पा रहा है, लेकिन देयर द फॉर द ब्यूटिफिकेशन 120 करोड़ का बजट। ओके, एयर स्ट्राइक इन द रशिया लिव इंडियन सिक्योरिटी हेल्पर डेड। तो हम देख रहे हैं मजबूरी में लोग रशिया, यूक्रेन जा रहे हैं, लोग इजराइल की फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जान का खतरा है। लेकिन लोगों को इतना वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि ये 1.5 लाख 2 लाख का जो उन्हें सैलरी मिल रहा है, 50,000, तो जान का भी जोखिम उठाने को तैयार है। अभी देखिए यूपी में जो अभी पुलिस रिक्रूटमेंट था, पुलिस कांस्टेबल का 22,000 की सैलरी थी, 60,000 पोस्ट था, 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 48 लाख जो है ना, वो मंगोलिया का भी पॉपुलेशन नहीं है, 44 से 50 लाख के आसपास है। तो यू कैन थिंक व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी की कितनी कमी है, जॉब अपॉर्चुनिटी, पीपल हैव डोंट हैव दैट मच। और 22,000 के जॉब के लिए लोग 10-12 लाख घूस देने को तैयार थे। पेपर लीक हो गया, कैंसिल हुआ, आज का न्यूज है। अब फिर होगा 6 महीना के अंदर ही, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का डिसीजन है कि ही विल प्रोवाइड द टेक द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि तेंदुआ लीव हुआ, फ्रूट्स हुए, और भी जो भी चीजें हुए, वो इनको बेचने का अधिकार है। तो वो अब गवर्नमेंट खुद खरीदेगी, और उसके साथ एक कमीशन बनेगा जो प्रिजर्वेशन ऑफ देयर लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज है, उसके लिए होगा। ठीक है ना। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में है इंडिया में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे उड़ीसा है। कंफ्यूज मत होइएगा कि छत्तीसगढ़ है या असम है। वहाँ की पॉपुलेशन परसेंटेज में ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इन सब स्टेट्स का। तो इस पे एक क्वेश्चन भी हम करेंगे आगे। तो देखते हैं कि इट अलाउड द ट्रांसफर। अभी देखते हैं जो ट्राइबल क्यों नाराज थे इनसे। अभी एक लॉ लाए थे नवीन पटनायक की गवर्नमेंट ने कि उसमें ट्राइबल जो लैंड था पहले ट्रांसफरेबल नहीं था नॉन ट्राइबल को। अगर ट्राइबल लैंड है तो ट्राइबल ही कोई खरीद सकता है, नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकता था। अब इन्होंने लाया, और ऐसा क्यों लॉ बनाया गया था, ये बनाया गया था कि ट्राइबल पीपल का जो सबसे ज्यादा मतलब डिपेंडेंसी होती है, कमाने का जरिया जो होता है वो लैंड ही होता है, क्योंकि खेती में ही इन्वॉल्व है। ऐसा तो है नहीं कि वो पहले से एजुकेशन में उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया था, आइसोलेटेड थे, तो खेती में ही थे, उसी से वो खुश थे। अब ये देखा जाता है कि अगर उनका लैंड चला गया तो उनके लिए रहने के लिए कुछ नहीं होगा, एकदम जो होता है गुलाम वाली जिंदगी उनको जीना पड़ता है, काफी मीजरी दुख वाला होता है। तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने सोचा था कि पहले कि लैंड ही न ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वो लोग भोले भाले कम पढ़े लिखे हैं। अब कोई भी बाहर से जाके उनको बोलेगा कि अच्छा ये पैसे लो और अपना जियो, फिर वो थोड़ा से वो शराब वराब भी पीने में इन्वॉल्व होंगे, तो वो पैसे खर्च कर देंगे। उसके बाद जब वापस नहीं दे पाएंगे तो एक तो वो इंटरेस्ट रेट काफी हाई लेगा, फिर अब दे नहीं पाएंगा तो कहेगा लैंड लो। ऐसा ही होता था पहले, जब ब्रिटिश पीरियड थी तो मैक्सिमम लैंड ट्रांसफर ऐसे ही कराया था। तो तभी से ही कई मूवमेंट देखा गया था, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ट्राइबल मूवमेंट, तो इसमें रूल आया था कि नहीं अब ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। तो वही देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि जो उड़ीसा का पॉलिटिक्स भी थोड़ा चेंज हो रहा है। जो कांग्रेस मेन अपोजिशन हुआ करती थी, बीजेपी ने उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, शरद पवार की पार्टी जो है एनसीपी, उसका दो पार्ट हुआ है। एक पार्ट अजीत पवार है जो इनको मेन पार्टी दे दिया गया है, और सिंबल जो इसका क्लॉक था उनको दे दिया गया है।
फिर शरद पवार को नया पार्टी बनाना पड़ा, इसका नाम है एनसीपी शरद चंद्र पवार। एंड इनका जो सिंबल मिला है वो मेन मैन ब्लोइंग टूरा ट्रम्पेट, ये है ट्रम्पेट, इसको आदमी जो है वो बजाता हुआ सिंबल में रहेगा। तो एक बार मैं आपको सिंबल दिखा देता हूँ। अगर यूपीएससी पूछ ले कि अभी ये तुरा जो दिया गया है किसको दिया गया है, तो उसमें शिवसेना का भी ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि अभी शिवसेना में भी स्प्लिट हुआ है, इनमें भी स्प्लिट हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टेट पीसेस में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो काफ़ी दिनों से हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि मेडाराम फेस्टिवल जो है, मेडाराम जात्रा फेस्टिवल है, काफ़ी फेमस है। और ये इस समय तेलंगाना का मुल्लुगु डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मनाया जाता है। मुल्लुगु डिस्ट्रिक्ट वाज द, वो एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, ककाटिया रूल में भी वो सेंटर हुआ करता था। जो मेन उनकी डीटी है सम्मक्का सरलम्मा है। और ये जो है कोया ट्राइब है, जो यहाँ पे ओरिजिन देखा जाता है। तो कोया ट्राइब दे आर इन द आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, ये सब एरिया में इनका मेन एरिया है। यहाँ पे देखिएगा कि जागरी जो है, ये जैगरी ही डीटी को ऑफरिंग में चढ़ाया जाता है। तो ये इन लोगों के लिए वो गोल्ड के जैसा है, काफ़ी उसको रिलीजियसली सम्मान के साथ इसको चढ़ाते हैं। इसका हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि कोया ट्राइब का एक ट्राइब चीफ थे, वो जंगल में शिकार पे गए थे। तो उनको एक बच्ची वहीं पे रोती हुई मिली थी, और उन्होंने उस बच्ची को उठा के लाया था। उसका नाम उन्होंने समक्का रखा। समक्का को इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। फिर इनका शादी एक जो ट्राइबल चीफ थे उनसे कर दिया। और ये जो ट्राइबल चीफ थे उनका नाम था पगडिग्गी डा राजू। और ये जो थे फ्यूडेटरी थे ककाटिया रूलर के। तो फिर इनके 3 बच्चे हुए, नगुलंबा, सदलंबा एंड जमपन्ना। तो जमपन्ना एक रिवर का भी नाम है। ये जो रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है ना, गोदावरी में जाके मिलती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, इसका नाम भी है जमपन्ना वागू। ओके, फिर हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी वहां पे इस रीजन में जो ये ट्राइबल चीफ थे, इनके रीजन में फेमाइन आया, एक सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुई। अब फसल नहीं हुई तो टैक्स जो दिया करते थे ककाटिया डायनेस्टी को, वो देने से इन लोगों ने मना कर दिया। अब इस पे जो वहाँ का राजा था गुस्सा आ गया, उसने कहा कि युद्ध करेंगे, हम जबरदस्ती लेंगे। तो इन्होंने वार कर दिया, और वार में इन सभी लोगों का डेथ हो गया। समक्का जो थी वो बच गई, वो अकेले ही फाइट कर रही थी। उन्होंने अपने सामने अपने पति, अपने बच्चों, सबको का डेथ होते हुए देखा, और उनको भी काफी चोट आया, गहरा जख्म आया। और वो जंगलों में जो चिल्कालक्टू हिलॉक है उसमें वो कहीं गायब हो गई। माना जाता है कि वो उस वहाँ पे डीटी बन गई, देवी बन गई, और वो अभी भी जो वहाँ के ट्राइबल हैं उनकी रक्षा करती हैं। ओके, तो तभी से ये स्टार्ट हो गया, तभी से इनको समक्का सदलंबा, जो इनको गॉडेस मान के हम अभी भी वहाँ के लोग, ट्राइबल लोग पूजा करते हैं। तो ये है। फिर से एक बार ये पिक्चर्स थोड़ा सा देखिए, ये पिक्चर्स दिया हुआ है। यहाँ पे रिवर ये दिया हुआ है, चंपन्ना वागो रिवर। ओके, रिवर में लोग नहाते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं, यहाँ नेपाल से भी लोग आए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नेपाल। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर ड्यू टू द यूक्रेन। इज द यूक्रेन वॉर चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है क्या? चेंज थोड़ा सा तो लग ही रहा है। रसिया का जो शिफ्ट था चाइना की तरफ वही है। तो यहाँ पे स्टार्ट किया इन्होंने कि जो कंडीशन था, जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो लगा था कि रशिया 2-3 महीने में वॉर जीत के सब कुछ निपटा देगा। जिस तरीके से जॉर्जिया को जीता था, जिस तरीके से क्रीमिया को और रशिया ने काफी जल्दी ही अटैक करके जीत लिया था, तो इस हिसाब से लग रहा था। ये देखिएगा, सी ऑफ एजो को याद रखिएगा, ये दोनों के बीच में रशिया एंड यूक्रेन के। ठीक है, हमने देखा था कि जो लीड था रशिया का बाखमुट इन डोंस्टेक, फिर जो अलग अलग सिटीज हैं, मैरियंका, बाखमुट, अद्विका में अभी हाल ही में रसिया ने लीड लिया है। ठीक है,
क्रिनकी, खेतसन, ये सब एरिया पर याद रखिएगा। इसको यूपीएससी बोल इनका नाम देके पूछ देगा कि ये किस एरिया में थे या किस लिए न्यूज में थे, तो दे देगा कि यूक्रेन, प्लेस इन द यूक्रेन, प्लेस इन द इजराइल, प्लेस इनटू द, इट इज द फिश स्पीसीज, कोई भी पूछ लेगा। तो यू शुड रिमेम्बर दैट दिस बिलोंग फ्रॉम द यूक्रेन। ओके, व्हाट इज द वेस्ट स्ट्रेटेजी? वेस्ट स्ट्रेटेजी, वेस्ट का जो है अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री है, वो कॉम्बिनेशन में दो स्ट्रेटेजी करें। एक तो यूक्रेन को मजबूत कीजिए, आर्म्स सप्लाई कीजिए, पैसे से सपोर्ट कीजिए, आर्मी प्रोवाइड कीजिए, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, और रशिया को कमजोर कीजिए, उस पर सैंक्शन लगाइए, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्रांजेक्शन लगा के वीकेन द रशिया इकोनॉमी एंड वॉर मशीन थ्रू द सैंक्शन। ठीक है, लेकिन ट्रम्प का प्रेसिडेंट ही अगर आ गया तो ये पहला वाला तो इतना नहीं होगा कि ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट द यूक्रेन दैट मच। ओके, वेस्ट ऑफिशियल बिलीव दैट द sanctions had deprived the Russia for 30 बिलियन रेवेन्यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया का बहुत इम्पैक्ट हुआ है। रशिया ने इसको कहीं ना कहीं से बाईपास करने की कोशिश किया है। रशिया ने तुरंत अपना जो क्रूड ऑयल का सेल था वेस्ट से डाइवर्ट करके चाइना एंड इंडिया को, ब्राजील को दिया है, तो कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई कंटिन्यू रहा है। ठीक है, बिसाइड दैट रशिया ने तुरंत सेल कंपनी खोल लिया। सेल कंपनी कहाँ पे? टर्की में एंड इन द अर्मेनिया। तो यहाँ पे खोला, वहाँ से ये जो सेल कंपनी है ये दिखाते हैं कि हमारा कंपनी चल रहा है। वो जो डुअल यूज का मटेरियल होता है, जिसका यूज सिविलियन यूज भी है, मिलिट्री यूज भी है, तो पहले वो मंगाते हैं सिविलियन यूज के लिए और भेज देते हैं वो रशिया को। तो ऐसे काफी कुछ हो सकता है, जैसे केमिकल यूज के लिए मंगाया है कुछ केमिकल कि मेडिसिन बनाएंगे, उसका केमिकल वेपन बनाने के लिए रशिया यूज कर रहा है। मंगाया चिप एंड ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर्स फॉर द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू द कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, उसको दे दिया रशिया को, रशिया मिसाइल बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसको भी कर दिया। फिर चाइना, जो कि इस समय सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो फिनेंशियल सपोर्ट के लिए रशिया के लिए साइड में खड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। रशिया ने जो करेंसी का इश्यू था डॉलर को लेके, उसको लोकल जो इनके हैं नेशंस के, जैसे इंडिया से भी इन्होंने अभी करा कि क्रूड ऑयल हम आपके लोकल इंडियन करेंसी में लेंगे, ऐसे इन्होंने ब्राजील के भी साथ किया है। तो कहीं ना कहीं लोकल करेंसी और डॉलर वाला इशू हटा दिया, और चाइनीज युआन को बहुत इससे बेनिफिट हुआ है। इंडियन रुपी से ज़्यादा चाइनीज युआन को हुआ है। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ भी दोस्ती यारी करके, जो उनके साथ वेपन्स ओपन्स का है, ऑलरेडी ये लोग भी बना रहे थे, तो सप्लाई इन्होंने बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो अमेरिकन सैक्सन इन पे भी था, इन पे भी था, सबने एक दूसरे को कहीं ना कहीं काउंटर कर दिया है। ठीक है, लेकिन देखिएगा कहीं ना कहीं रस्सा ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबल है। ये इसके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी इम्पैक्ट आया, भले इनका प्रोडक्शन कंटिन्यू हाई रहा है। कि इसकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया कि 1530 टैंक बना लिए हैं, आर्म्ड व्हीकल भी बना है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे सस्टेनेबल नहीं है। हाउ दिस वॉर इज ट्रांसफरिंग द रशिया, ओके, ट्रांसफॉर्मिंग द रशिया। सो देखिएगा कि अभी रशिया को ये टेंशन था कि यूक्रेन के जाने से नाटो उसके एकदम बॉर्डर को टच करेगा। ऐसे भी टच किया, फिनलैंड एंड स्वीडन जो है वो नाटो के मेंबर हो गए। एक बात याद रखिएगा, यूक्रेन अभी भी फुल मेंबर नहीं है। चाहता है फुल मेंबर बनना, लेकिन अभी भी नहीं है। यही इश्यू था जिससे वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक दूसरी बात है कि पुतिन जो हमेशा से जब से पावर में आए थे, यूएस को काउंटर करने के लिए वेस्ट से अलग से रिलेशन बना रहे थे कि इनका जो क्रूड ऑयल है वो जर्मनी को, फ्रांस को काफ़ी दे रहे थे, उनका प्रोजेक्ट भी चल रहा था। कहीं ना कहीं ये अब ये वार होने के कारण वेस्ट जो इनके करीब आ रहा था, यूरोपियन कंट्रीज को देखे कहीं ना कहीं टोटली ब्रेक डाउन हुआ है। सारे यूरोपियन कंट्री अब एक साथ खड़े हैं रशिया के अगेंस्ट, यूक्रेनियन वॉर के अगेंस्ट। और जो नॉर्डिक एंड बाल्टिक कंट्री है, नॉर्डिक जैसे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड एंड डेनमार्क, ये 5 है नॉर्डिक कंट्रीज। और 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, इस्टोनिया, लिथुआनिया एंड
एक और है लातविया। तो ये तीनों कहीं ना कहीं ये आठों एकदम, इनको तो लग रहा है कि अब यूक्रेन के बाद इन्हीं की बारी है, तो वो एकदम यूनिक एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन बना के वर्ल्ड में सिंगल ही जा रहा है। अभी इंडिया में भी उनका सिंगल रिप्रेजेंटेशन आया था और यो यूक्रेन को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखे कि रसिया ने जो इन्होंने नाटो के अगेंस्ट में बनाया था कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी फूट है। अर्मेनिया अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, अर्मेनिया नाराज है जो रसिया के पक्ष में खड़ा रहता था। तो कहीं ना कहीं ये भी वीकेंड हुआ है। रसियन मिलिट्री में भी रिबेल देखा गया था, प्रिगोजिन का रिबेल जो इन्हीं का एक आर्मी जनरल था, उन्होंने इनके अगेंस्ट में बोला है। और इससे जो अमेरिका का डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल था वर्ल्ड स्टेज पे, पहले तो माना जाता था कि मैनेज्ड डेमोक्रेसी है, कि हाँ वहाँ पे अपोजिशन है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं लेकिन वो भी ये फुल डेमोक्रेसी नहीं माना जाता है, कि कहीं ना कहीं मैनेज डेमोक्रेसी में ये दिखाया जाता है कि फेस तो दिखा रहे हैं कि इलेक्शन हो रहा है, अपोजिशन पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं अंदर से। वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को अपने तरफ से मिला लें, इलेक्शन को रिगिंग हो जाए इसको मैनेज डेमोक्रेसी कहते हैं। कि दिखने में तो डेमोक्रेसी दिखेगा कि इलेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों का फ्रीडम है, लोग कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बायस्ड होता है। इससे भी एक कदम नीचे गिर के अथॉरिटेरियन स्टेट हो जाता है। अथॉरिटेरियन स्टेट खुल्लम खुल्ला बोलेगा कि नहीं है इलेक्शन, नहीं है अपोजिशन, जो करना है कर लो, कुछ उससे मतलब नहीं होता है, गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज बर्दाश्त नहीं होगा, अपोजिशन एकदम मिटा दिया जाएगा। अथॉरिटेरियन स्टेट अभी देखा ना कि अभी उनके जो अपोजिशन लीडर थे उनका डेथ हो गया, अब लोग कह रहे हैं कि पुतिन ने ही पुतिन का उसमें है इन्वॉल्वमेंट। ओके, व्हाट डज इट मीन फॉर द वर्ल्ड? कहीं ना कहीं ये सबके लिए घाटा है। वेस्टर्न कंट्रीज भी एक्सपोज हुई है कि आप इतना सपोर्ट करके भी यूक्रेन को कहीं ना कहीं रसिया लीड लिए हुए हैं, और कहीं ना कहीं रसिया की भी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के लिए तो इम्पैक्टेड निगेटिव में जा ही रही है। लेकिन फायदा सिर्फ एक कंट्री को हो रहा है, वो चाइना है। चाइना का जो है वो पावर जो बैलेंस था, जो वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, रशिया इतना एकदम स्ट्रांगली चाइना के साथ नहीं खड़ा था जो यूएस का स्टैंड होता था चाइना के खिलाफ। अभी तो एकदम दोनों एक कैंप में खड़े हैं। तो वो जो शिफ्ट है बैलेंस ऑफ पावर, वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया और चाइना उसमें बहुत ही स्ट्रांग उभर के आया है। तो प्लीज ये जानिएगा, ये सब एरिया है, इसको याद रखिएगा। डोंट स्टेक जैपोरोजिमा, ये है ना, और खेतसोन यहाँ पे है, ये सब कंटिन्यूसली है। अड्यूका यहाँ पे लीड है, बाकमट यहाँ पे है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन वही है वॉर से। ग्लोबल साउथ स्टैंड ऑन द इजराइल वॉर इन द गाजा। ओके, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि साउथ अभी एक साथ खड़ा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका पहले गया, अब ब्राजील यूएन असेंबली में लेके इस मुद्दे को खड़ा है अगेंस्ट द इजराइल। तो अभी हम देखा है कि रिफ्ट जो स्टार्ट हुआ है ब्राजील और इजराइल के बीच में हुआ है। पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व था। इसका जो हेडक्वार्टर है पीस पैलेस हेग इनटू द नीदरलैंड है। बिटवीन द ये फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी यहाँ पे है, नॉर्थ सी यहाँ पे है। तो याद रखिएगा नॉर्थ सी, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज का पार्ट नहीं है, तो प्लीज रिमेंबर। और नीदरलैंड एंड द हेग, ये है वन ऑफ द सिटी ऑफ द हेग। और मेस्टुडोम जो है वो इसका कैपिटल है, तो प्लीज रिमेंबर। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ऑलरेडी जो यूएन असेंबली ने जो एडवाइजरी ओपिनियन होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रेसिडेंट के पास अंडर 143 आर्टिकल 143 में है, प्रेसिडेंट कैन टेक द एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द चीफ जस्टिस और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। यहाँ पे भी है कि यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है वो एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है, और वो ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि what are the legal consequences of for the Israel over its policy of occupation, settlement and annexation? इसका मतलब ये हुआ कि क्या जो अभी जो एक्शन है इजराइल के, जैसे कि वो ऑक्यूपेशन कर रहा है, आप देखिएगा कि कैसे जो लैंड स्ट्रक्चर है, जो टेरिटोरियल स्ट्रक्चर है, कैसे चेंज हुआ है। अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो जो ये चेंज हो रहा है, जैसे कि अटेम्प्ट टू चेंज द डेमोग्राफी एंड स्टेटस ऑफ द जेरूसलम,
और जो वहां पे अगर ऐसा हो रहा है तो व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंस अराइज फॉर द ऑल अदर स्टेट एंड यूनाइटेड नेशन ओवर द इजराइल डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी टुवर्ड द। तो पहला कि वेदर ये जो एक्शंस हो रहा है कि ऑक्यूपेशन सेटलमेंट एंड एग्रेशन एंड एक्सेशन चेंज इन द डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ द पैलेस्टीनियन पार्ट, दैट इज द ब्रीच वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ है कि नहीं, ये बताइए। दूसरा बताइए कि अगर है तो फिर हमें यूएन को या और स्टेट्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, कि सैंक्शन लगाना चाहिए इजराइल पे, इजराइल के खिलाफ ऑर्डर पास करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये दो क्वेश्चन है, अभी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास है, अभी तक उसका जो रिप्लाई है नहीं हुआ है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूं जो मैप है। ये मैप है इजराइल का। इजराइल का स्टेटस देखिएगा कैसे चेंज हुआ है। 1947 में जो यूएन ने प्लान बनाया था कि ये फलस्तीन होगा ग्रीन वाला पार्ट एंड वाइट वाला प्लास ये होगा। 1967 में जो अटैक हुआ इजराइल पे वार हुआ, उसमें इजराइल ने पूरा ये कैप्चर कर लिया, सिर्फ इतना पार्ट इन्होंने छोड़ा फलस्तीन के लिए। और 1967 से 2005 के बीच में ये देखिए, ये अभी तो ये भी नहीं है। इस समय की हालत देखें तो यहाँ पे भी वही है, वहां पे भी यही है, कुछ कुछ आपको डॉट मिलेंगे, ये भी धुंधले डॉट। तो कहीं ना कहीं दिस इज द इंक्रोचमेंट ऑफ दिस इजराइल ऑन द फलस्तीन। तो ये हम देखेंगे कि इस पे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या आता है, देखते हैं। हु वर द की स्पीकर्स एंड व्हाट दे सैड सो फॉर। तो यहाँ पे इंडिया का देखें, इंडिया ने तो बोला कि नहीं हम इस पे कुछ भी ज़्यादा कम ही बोलेंगे, हमें नहीं रहना है। लेकिन इंडिया के जो नेबर्स हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, स्ट्रांगली दे आर क्रिटिकल ऑफ द इजराइल। यहाँ तक कि बांग्लादेश तो हमारे मित्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस्लामिक कंट्री होने के कारण कहीं ना कहीं एक यूनिटी में इस समय दिख रहे हैं इस्लामिक कंट्री अगेंस्ट द इजरायली वॉर। ओके, तो यहाँ तक कि जो फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो इजराइल का एक्शन है वो लाइक द एथनिक क्लिंसिंग, अपार्थाइड एंड द जेनोसाइड है। तो इस कैटेगरी में इन्होंने लाके बोला है। यहाँ तक कि वेस्ट, एक तो देख रहे हैं कि सारे इस्लामिक कंट्रीज इजराइल के खिलाफ है और सारे जो वेस्ट के कंट्रीज हैं यूरोप एंड इजराइल के सपोर्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वेस्ट के कंट्रीज इजराइल के अपोजिशन में बोले हैं। आयरलैंड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ही इज ऑफ द व्यू दैट कि अगर आप सेल्फ डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात ही कर रहे हैं कि आपने अटैक किया है, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस का एक एक्सटेंट होता है ना, आपके पे अटैक हुआ और 1200 लोगों का डेथ हुआ है, तो आप 29,000 लोगों का डेथ मतलब मार देंगे, वो भी जो वुमेन है, चिल्ड्रेन है। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। एक लिमिट होता है, यू हैव टू जस्टिफाई। तो ये तो सेल्फ डिफेंस नहीं हुआ, ये तो हुआ कि एकदम रिवेंज पे आप आ गए, जेनोसाइडल है। तो ईरान इज, आयरलैंड इज अगेंस्ट दिस। ओके, और यहाँ तक बोला है कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द नियरली हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर इन द गाजा, वहाँ पे तो बिल्डिंग करके अब तो आपका यही कि आप सेटलमेंट कर लेंगे। जो अभी तक आप वेस्ट बैंक में सेटलमेंट करा रहे थे, गाजा बचा था, उसमें यू विल बी कैप्चरिंग। तो कहीं ना कहीं दिस इज लाइक द एग्रेशन। और ब्राजील इसी पे इस समय काफी अपोजिशन में आ गया। ब्राजील ने बोला कि ये तो जियोनिज्म है। दिस इज लाइक द मीन्स योर वॉर ऑन द दिस ऑल इज लाइक जियोनिज्म। क्या है, जियोनिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है कि दिस इज द इजरायली ज्यूस मूवमेंट फॉर द सेपरेट नेशन फॉर द ज्यूस पीपल, इसको जियोनिज्म कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिस इज द ओपन, ही इज वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस, कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं टोटल का टोटल आप पैलेस्टीनियन एरिया पे भी कैप्चर करना चाहते हैं। और he refused to visit the grave of Theodore Herzl during the visit to the Jerusalem. तो ही अपोज, यहाँ तक कि अभी आते आते बोला कि जो बम्बार्डमेंट है फलस्तीन पे वो नाजी जर्मनी का जो होलोकॉस्ट था, जो मास जोनोसाइड था, उससे उन्होंने कंपेयर किया। अब जो ज्यूइश लोगों को मारा था, इन्होंने कहा कि अब ज्यूइश इज डूइंग द सेम थिंग अगेंस्ट ना फलस्तीनियन। इंडिया का क्या स्टैंड हुआ है, इंडिया ने स्टार्टिंग में तो एब्सटेन किया कि वोट हम नहीं करेंगे सीज फायर के पक्ष में, लेकिन बाद में हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली इंडिया इज हैज वोटेड इन द फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन दैट इज क्रिटिकल टू द इजरायली ऑक्यूपेशन। इंडिया का कहना है कि इजराइल जो बम्बार्डमेंट कर रहा है, जो वहाँ के पीपल को ह्यूमन राइट्स जो सपोर्ट मिल रहा है उसको रोक दे रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है कि खाने पीने मेडिसिन की सामान, उसको रोक दे रहा है, हॉस्पिटल पर अटैक है उसको भी क्रिटिसाइज किया है। अब इंडिया को बैलेंस करना है।
इंडिया का कमेंट का बहुत कम रहा है, इंडिया इज नॉट कमेंटिंग। आप जितना कमेंट करेंगे उतना दिखेगा कि आप किस पक्ष में हैं। कमेंट ही ना करो तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इंडिया इज नॉट कमेंटिंग एंड यस, जो डिसीजन जो भी हो, द डिसीजन नॉट टू स्पीक इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे भी था। और अब लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं है कि आपको दिखाना है कि यू आर सपोर्टिंग द फिलिस्तीन, क्योंकि आपका जो अरब वर्ल्ड है, यूएई है, अभी कतार के साथ हमने देखा कि काफ़ी कुछ हमें सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ से हमें रेमिटांस आता है तो हमें इनके साथ भी बनाना है। तो कहीं ना कहीं कहीं हमने दिखाया है कि न्यू दिल्ली का जो अभी जो टॉलरेंस है कि स्ट्रांगली जीरो टॉलरेंस ऑफ द अक्टूबर इतना टेरर अटैक, लेकिन साथ ही में हमास को इन्होंने टेरर ग्रुप नहीं कहा। तो बैलेंस कर रहे हैं। एक तरीके से कहा है कि जो अक्टूबर का हमास का अटैक ऑन द 7 अक्टूबर का था, वो तो एक तरीके से टेररिज्म ही है, लेकिन बाद में बोला कि लेकिन हमास को हम टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे। इजराइल ने प्रेशर बनाया, इजराइल में आगे आगे करके जो पाकिस्तान के कुछ ग्रुप हैं उनको टेररिस्ट पहले ही कर दिया बिना इंडिया के रिक्वेस्ट के, लेकिन इंडिया ने नहीं किया। ओके, so there is a India's close defense surveillance equipment cooperation with the Israel। इजराइल हमें काफ़ी इक्विपमेंट्स देता है। हमने कई एरिया में देखा है कि जो हमारे मिसाइल्स हैं वो कहीं ना कहीं हम इजराइल के ही सपोर्ट से बना रहे हैं, को डेवलपमेंट भी है। लेकिन अभी हाल में देखा है कि इजराइल इस वार में उसको ड्रोन चाहिए था तो हमने उसको सप्लाई किया है। ड्रोन सिस्टम अदानी एल्बिट एडवांस ड्रोन सिस्टम जो है हैदराबाद से हमने किया है। तो अभी हमने ये भी देखा कि अब सपोर्ट में भी कि गवर्नमेंट को जो वहाँ के वर्कर्स कमी आ गई है, उन्होंने सारे जो गाजा फलस्तीनियन पीपल थे उनको तो अपने वर्क से हटा दिया। कमी पड़ी तो इंडिया से रिक्रूट किया जा रहा है। हमने देखा कि कई हजार ने अभी भर्ती भी हुई। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में जो है इंडिया तो बैलेंस कर ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया अपने आप को लीडर कहता था ना साउथ का, वहां पे अब प्रूफ नहीं कर पाएगा। लीडर वो सामने से लीड करता है, वो बैलेंस नहीं करता है। लीडर लीडर एक क्लियर कट इंडिकेशन देता है, दिस इज माई एम, दिस इज माई पीपल। और जो साउथ अफ्रीका एंड जो ब्राजील कर रहे हैं कि एकदम क्लियर कट लीड कर रहे हैं, वो सारे साउथ का एक जो एक वॉइस में बोलने का है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया का लीडरशिप ऑफ द साउथ कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ गया। तो प्लीज रिमेंबर दिस whenever you are going to write all this thing on the this you should be bringing all these points। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक के टॉपिक हमने किए हैं, फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, हम इसका डिस्कशन फ्यूरियस 5 में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। प्लीज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, पंजाब, हरियाणा, Chandigarh, Delhi, Puducherry. How many of the states UTs have no population of scheduled tribe as per the census 2011? Only 2, only 3, only 4, all the 5. Please answer. Question number 3. Bakhmut, Advika, Kherson recently seen in the news are pilgrimage site in the Jews of the Jews. Fish species found in the northeast India, place in Ukraine, place in Israel. Please answer. कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द यूक्रेन। फर्स्ट, इट इज ए फुल नाटो मेंबर कंट्री, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप आफ्टर रशिया, इट शेयर इट्स मैरीटाइम बाउंड्री विद द सी ऑफ एजो। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओके, ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3, नन। कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। How many of the above countries are part of Collective Security Treaty Organization (CSTO)? Only 2, only 3, only 4, all the 5. Please answer. Next question. Consider following statement with the a statement about hemophilia. Okay, so we will do it. Let's see other area, then we will come at this. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम देख रहे हैं वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके है। अभी गवर्नमेंट ने चेंज किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरिम ऑर्डर दिया है कि जो पहले स्टेटस को था वही माना जाएगा, स्टेट जो गवर्नमेंट का स्टेट अमेंडमेंट है वो नहीं होगा। तो क्या है
ये पहली बात है कि डिफिनीशन को लेके है कि फॉरेस्ट का डिफिनीशन क्या है। गवर्नमेंट बोलती है कि अभी जो अमेंडमेंट है कि हम जो क्लासिफाइड करेंगे वही फॉरेस्ट माना जाएगा, भले यहाँ पे पेड़ घने लगे हों, हजारों किलोमीटर में हो, लेकिन अगर हमने कहा कि फॉरेस्ट नहीं है, किताब में नहीं लिखा, तो वो नहीं माना जाएगा। अब उसका जो यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट होगा तभी तो फॉरेस्ट लॉ एंड अदर लॉ लगेगा। अब उसको लिखा ही नहीं। जैसे यहाँ से नदी जा रही है, गवर्नमेंट ने कहा कि नदी को हम जब तक किताब में नहीं लिखेंगे कि ये नदी है, माना नहीं जाएगा, भले वो गंगा जा रही हो, बट लिखा होगा वही फॉरेस्ट होगा। क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ये जो डिफिनीशन है वो पहले भी ऐसा ही क्लासिफिकेशन था, डीम्ड फॉरेस्ट था। तो इसको लेके जो हम देखते थे, पहले फॉरेस्ट लॉ तो था ही नहीं, उसके पहले हमने देखा कि डिफिनीशन नहीं था, तो फॉरेस्ट का लैंड काफी डाइवर्जन था। एक साल में जो डाइवर्जन था 2,20,000 हेक्टेयर जो था वो पर ईयर का एनुअल बेसिस पे था। लेकिन जब वो एक्ट आया 1980 में, 1991 से 75 तक आया 1980 में तो हमने फॉरेस्ट एक्ट लेके आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और उसके बाद से ये गिर गया 1/10 हो गया, 22,000 हेक्टेयर अभी भी था। लेकिन डाइवर्जन अभी भी था क्योंकि क्लासिफिकेशन नहीं था। तो एक केस गया 1996 में सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे था कि अगेन पेड़ को कट करने को लेकर था। गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो डिफिनीशन में है ही नहीं, फॉरेस्ट है ही नहीं, लेकिन वहां पे पेड़ की डेंसिटी काफी थी, फॉरेस्ट ही था, बस गवर्नमेंट के बुक में नहीं था। बुक में तो जो तमिलनाडु जो वहाँ की हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, TN गोदा वर्मन थिरुमल पद केस था, उसमें उन्होंने बोला कि ये आपका क्लासिफिकेशन हो या नहीं हो, जो सिंपल डिफिनीशन होता है कि अगर हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज हो तो उसको हम ये नहीं देखेंगे कौन सी स्पीसीज का पेड़ है, कौन सा स्पीसीज का पेड़ नहीं है, कितना उनका कैनोपी है, ये सब कुछ नहीं देखेंगे। डेंसिटी अगर प्लांटेशन का है तो फॉरेस्ट के ही जैसे ट्रीट होगा, फॉरेस्ट लॉ लगेगा। अब सरकार कह रही है कि इससे घाटा है, आपने तो डिफाइन कर दिया कि कहाँ जहाँ पे भी पेड़ होगा फॉरेस्ट लगेगा। अब इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट, जैसे मैं हूँ, मेरा यहाँ पे प्लॉट है, खेत है, मेरा फील्ड है, अब वहां पे मैं पेड़ नहीं लगाऊंगा। मैं सोचूंगा कि अगर नंबर ऑफ पेड़ मैंने ज्यादा लगा दिए तो गवर्नमेंट आके कह रही है तो फॉरेस्ट है, अब तो ये हम वो ले लेगी गवर्नमेंट, तो लोग प्राइवेट जो प्लेयर हैं वो नहीं लगाएंगे, जो आम जनता है वो नहीं लगाएगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एम है पेरिस एग्रीमेंट में हो या हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है कि इंडिया एम्बिशन टू क्रिएट द कार्बन सिंक ऑफ 2.3 बिलियन टन। अब ये पेड़ लगाएंगे तभी तो ये कार्बन सिंक होगा, मतलब कार्बन को कौन वो एब्जॉर्ब करेगा, सिंक कौन करेगा, CO2 को कौन, पेड़ देंगे तभी तो पेड़ अगर नहीं लगाए तो नेट जीरो गोल्स कैसे होंगे। तो इन्होंने कहा कि इसको नेट जीरो गोल्स को अचीव करने के लिए हमको ये डिफिनीशन हटाना पड़ेगा, ताकि प्राइवेट प्लेयर को भी हम कहें, लोगों को कहें कि आप पेड़ लगाइए तो अपने खेत में लगा लें, तो ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइवेट फील्ड भी बहुत है। एक और दिक्कत जो हमने देखा है कि इस एक्ट को लेके कि अलग अलग स्टेट ने अलग अलग डेफिनेशन भी बना रखा था फॉरेस्ट का। किसी ने कहा कि मिनिमम ऑफ द 10 हेक्टेयर्स होना चाहिए जो ट्री वो होना चाहिए, और कवर्ड एरिया, एंड यस फ्यूल वुड एंड यील्डिंग ट्री एंड हैज ए डेंसिटी ऑफ 200 ट्रीज और मोर पर हेक्टेयर। गोवा ने कहा कि 70 एटलीस्ट 75% कवर्ड विद द फॉरेस्ट स्पीसीज। सम स्टेट्स हैव नो पैरामीटर्स एट ऑल। उन्होंने कहा कि अब हमारी मर्जी, हम देख के कहेंगे फॉरेस्ट है कि नहीं, हमको अच्छा लगेगा। अब होगा ना कि दिल आ गया तो दिल आ गया तो फॉरेस्ट है, दिल नहीं आया तो नहीं है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट का कोई डेफिनेशन ही नहीं था बहुत सी स्टेट्स के पास। तो अब ये नहीं था तो इतना कंफ्यूजन था कि कोई कोई डॉक्यूमेंट्स में 1% फॉरेस्ट एरिया दिखा देते थे, कोई कोई 28% दिखा देते थे। तो इन सब का सोल्यूशन यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सारे जो है ये हटाओ, और जो नॉर्मल डिफिनीशन होता है कि अगर फॉरेस्ट डेंसिटी है, ट्री डेंसिटी है लैंड पे, और तो उसको हम मान लेंगे, ठीक है। तो और भी इस अमेंडमेंट में जैसे लाया था कि अगर कहीं पे रोड के किनारे या रेल रोड के किनारे अगर पेड़ है, फॉरेस्ट एरिया है, तो उसको फॉरेस्ट एरिया नहीं डिम किया जाएगा अगर वहाँ पे कुछ रोड बनाना है पास में गांव के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा वो भी जरूरी है। फिर इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में है वहाँ पे 100 किलोमीटर एरिया तक के फॉरेस्ट वाला जो है वो वो कंसीडर नहीं होगा, उस पर जो भी बनाना हो वो बना सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो माओइस्ट एरिया है उसमें 110 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया का यूज कर सकते हैं। और ये यूज करना जरूरी है, इन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनवाएंगे या सिक्योरिटी के लिए भी इस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए जरूरी है। ये जो फॉरेस्ट एरिया आप डिफाइन कर रहे हैं इससे हमें दिक्कत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब चीज़ें नहीं माननी जाएंगी, अभी उसको स्टे कर दिया है। यहाँ तक गवर्नमेंट ने बोला था कि इको टूरिज्म जू एंड सफारी हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोकल पीपल है उसको ये जू बनाने से, इको टूरिज्म बनाने से जॉब मिलेगा, लाइवलीहुड मिलेगा, तो वो लोग एक्टिवली सेफ गार्ड करेंगे, कंजर्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या वो जरूरत है, तो इसको भी हटा दिया। कहा कि कुछ भी ये इको टूरिज्म ये सब आपको नहीं अभी डिक्लेयर करना है। और सारे सेंटर ये स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि ऑलरेडी उस जजमेंट में भी ही बोला था, जो ये गोदा वर्मन जो केस था ना, क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस केस, गोदा वर्मन थिरुमल पद केस जो था, इसी में बोला था कि सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वो एक्सपर्ट कमिटीज बनाएगी, और जितने भी ये फॉरेस्ट लैंड जो अभी तक क्लासिफाइड नहीं किया है, जल्दी से आप इसको कल क्लासिफाइड कीजिए ताकि उसके बाद पब्लिश कीजिए, तब देखा जाएगा। तो देखते हैं कब तक ये होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एडवर्ड सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम होता है, किससे होता है? जो क्रोमोसोम्स की अधिकता के कारण होता है। क्रोमोसोम्स जैसे एक बेसिक्स बायो है कि टोटल जो इंसान में क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। 46 होते हैं। 46 में जो आधे मदर से आते हैं, आधे फादर से आते हैं। ठीक है, तो ये पेयर में होते हैं, एक पेयर, दो पेयर, टोटल 23 पेयर होता है, मदर वाला एंड फादर वाला। तो इसको वन, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ऐसे होगा, डॉट डॉट डॉट, ये 18th पेयर हो जाएगा, फिर डॉट 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 नीचे, इसको समझ लीजिए 21st पेयर, 23rd पेयर, ये लास्ट हो गया। हर जगह दो दो होंगे, एक मदर से आया, एक क्रोमोसोम फादर से आया, ऐसे ऐसे होगा। अब बीमारी कैसे होगी? अब सब जगह दो दो है, अब कहीं कहीं पे देखते हैं कि वो 3 पेयर आ जाता है। ठीक है, ये 2 की जगह पे 3 आ गया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। और जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर 18 पे आए, 21 पे आए, तो 2 अलग अलग बीमारी होगी। 21 पे आए तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, और अगर 21 पे आए तो एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्राइसोमी कहते हैं। अगर 2 पेयर की जगह पे 3 आ जाए तो ट्राइसोमी कहते हैं। तो एडवर्ड इसको सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेंटल कैपेबिलिटी है कि बच्चा उतना समझदार नहीं होता है, वो हो जाएगा 20 साल का, लेकिन उसकी समझदारी होगी 10 साल के बराबर। तो ये हम इस सिंड्रोम के कारण कहते हैं, जेनेटिक होता है और क्रोमोसोम के कारण होता है। तो बस आप प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, जब 18th पे आए, 18th और एक याद दीजिए, एक याद रखिए, 21 वाला याद रखिए जो डाउन सिंड्रोम है, तो 18 दूसरा वाला अपने आप उसको आप एडवर्ड बोल देंगे। ये हम रिसर्च कर रहे थे, हमने देखा कि जो हमारे प्री हिस्टोरिक थे, आदि मानव थे, उनमें भी था, सिर्फ हम में ही नहीं था। कुछ हमने जो उनके कबर हैं बचे हुए उसको खोद के उनमें से थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल निकाला, टेस्ट वोस्ट किया, तो कुछ कुछ में लगा कि उनमें भी है ये। तो यहाँ पे दिया है कि ये ब्रोंज एज के भी एरिया में किया गया है, नियोलिथिक पीरियड के भी मानवों के साथ किया गया है, तो ये सिंड्रोम पाया गया। तो आपको ये याद रखना है कि नियोलिथिक क्या था, 45,000 से 3300 BC, बिफोर क्राइस्ट वाला एज है, उसको नियोलिथिक कहते हैं। और नियोलिथिक के बाद ब्रोंज एज आता है, वो 3300 से शुरू होता है और 1300 से स्टार्ट होता है, 1300 तक स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको दिखेगा कि हमारा आयरन एज आ जाता है, जो वैदिक एज भी कहते हैं। और जो ये ब्रोंज एज है, यही इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में थी। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस को लेके है। केरला ने एक ऑपरेशन अमृत प्रोहिबिशन लेके आए हैं। अमृत प्रोहिबिशन, जिसका फुल फॉर्म है कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर द टोटल हेल्थ। तो
अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी H1 रूल लेके आई थी कि कोई भी जो एंटीबायोटिक्स होगा ओवर द काउंटर हम नहीं बेचने का ऑर्डर देंगे। और ये केरला में पॉसिबल भी है क्योंकि केरला में जो डॉक्टर्स और पेशेंट का रेशियो वो हाई है और जो और स्टेट है उसके कंपेयर्ड में। और हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो ये माइक्रोबायल रेजिस्टेंस है वो जो डॉक्टर्स डीम टू अननेसेसरी एंड इरेशनल प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इंड्यूस्ड ये है, रिड्यूसिंग द इंड्यूस इंसिडेंस ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, और इसकी रिपोर्टिंग भी करने को बोला है कि आप जो हॉस्पिटल में जो इंड्यूस हो रहा है उसको रिपोर्ट कीजिए ताकि डेटा हो। ओके, सो यू शुड ऑल्सो नो दिस चेन्नई डिक्लेरेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द एंटीबायोटिक्स पे है। उन्होंने बोला था कि जो सेकेंड एंड थर्ड लाइन का जो एंटीबायोटिक्स है उसको तो एकदम 100% प्रोहिबिट कर दें। जो फर्स्ट लाइन का कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन का ये होता है कि नॉर्मल कोई अभी इन्फेक्शन हुआ या बैक्टीरिया हुआ उसके लिए फर्स्ट लाइन का देते हैं। जब फर्स्ट लाइन पे इम्पैक्टफुल नहीं होता है तब हम सेकेंड थर्ड लाइन पे जाते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड लाइन का रेजिस्टेंस अगर कर लिया वो खतरनाक होता है, मतलब वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल पोटेंशियल होता है, तो उसको हम नहीं चाहते हैं कि उसका उनमें आए। उन्होंने बोला कि सिर्फ ये ओवर द काउंटर सेल बैन करने से नहीं होगा, और भी एरिया में है, जैसे कि बैनिंग द ग्रोथ ऑफ प्रमोशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द पोल्ट्री फॉर्म। जो हम देखते हैं कि चिकन उनको जल्दी जल्दी ग्रोथ कराने के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स का करते हैं, उससे ट्रांसमिशन होता है लोगों में। फिश फार्म में भी होता है, एग्रीकल्चर के भी यूज में इसका लाते हैं एंटीबायोटिक्स का कि जल्दी जल्दी से उनका जो फसल है, जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो जल्दी जल्दी से हो, जल्दी जल्दी फसल हो तो उनकी बिक्री ज़्यादा हो। तो ये सब पे भी कहीं ना कहीं हमको इसको रोक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हीमोफीलिया के लिए हमने इसके ट्रीटमेंट के लिए नैनो पार्टिकल का यूज करने का सोचा है। तो आप सिर्फ बेसिक जाने कि हीमोफीलिया क्या होता है। एक डिसऑर्डर होता है दैट पेशेंट लेक ए coagulation factor and cannot properly form the blood clot। जैसे आपका ब्लड यहाँ पे कट हुआ, नॉर्मली आप छोड़ भी देंगे तो अपने आप रुक जाता है, लेकिन अगर आपको हीमोफीलिया की बीमारी है तो वो रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू फ्लो होगा और डेथ भी हो जाती है। तो उसके लिए स्पेशल मेडिसिन का यूज करना पड़ता है तब जाके ये ठीक होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स आप देखते होंगे जब कटता है उसके ऊपर काला सा जम जाता है, उसे क्लॉटिंग कहते हैं। वो अपने आप ही क्लोट करके वो ब्लड फ्लो को रोक देता है, वरना वो तो कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। तो दिस इज अबाउट द हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया को रॉयल रॉयल डिजीज भी कहते हैं। रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, जो क्वीन थी बिटवीन द 1837 से 1901 तक थी शायद, तो उनको ये डिजीज था। उनकी कई बच्चियां हुई, उनकी शादी कई रॉयल फैमिली में हुई, जैसे कि रशिया के जार से हुई एक बेटी की शादी, एक की स्पेन के प्रिंस के साथ हुई। तो ये जहाँ जहाँ गए इनके जो बच्चे बाद में हुए सबको ये बीमारी हुई। तो मैक्सिमम जो रॉयल फैमिली यूरोप की थी उसमें ये बीमारी थी, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज ही कह दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कि यूएई को अभी जो ब्लैक लिस्ट होता है FATA, ये देखिए ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ये मोगाडिशु सोमालिया का कैपिटल है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, सोमालिया आजकल न्यूज में है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यूएई को FATF के ग्रे लिस्ट से हटाया गया। FATF जो मनी लॉन्ड्रिंग या इससे रिलेटेड जो भी मिसयूज होता है इन्वेस्टमेंट में उसको ट्रेस करता है, या टेरर फंडिंग हुआ और कहीं पे भी लगता है कि जो फंडिंग है वो सही तरीके से नहीं हुई, तो यूएई के को जो अभी तक ग्रे लिस्ट में रखा था उसको अब हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट के चांस बढ़ेंगे। मॉरिशस को भी रखा हुआ है। तो ये सब कंपनीज हैं जहाँ पे जो रूल फॉर द ये कैपिटल गेन ट्रांसफर जो है, या तो इन्वेस्टमेंट के जितने भी रूल हैं वो बहुत लूज हैं, उससे इनको फायदा भी होता है लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे इसको घाटा होता है, इसीलिए इनको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था। तो जस्ट यू शुड नो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज न्यूज। दो क्वेश्चन जो बचे थे वो एक बार कर लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड आवर सेशन। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हीमोफीलिया। फर्स्ट, it is also known as the royal disease. Second, a major symptom is controlled bleeding even from the minor injury. Which of the above is are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two.
Please answer. Next question. Consider the following statements. Statement 1. Managed democracy maintain the appearance of democratic systems such as election, political parties, and some freedoms. Statement 2. Government subtly manipulate the system to maintain the power. Okay. Which of the following is correct in respect of the above statement? Both statements are correct. Statement 2 is the correct explanation of 1. Both statements are correct. Statement 2 is not correct explanation of 1. Statement 1 is correct. 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. Please answer. Please answer. We will take all these questions and its discussion in a quick manner in our Furious 5 session. And here I have covered most of the area that is relevant for the UPSC. So yes, thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.